10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने अपवर्तन और परावर्तन के बारे में सीखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन होता है। उसके बाद हमने लेंस के बारे में भी वहाँ पे सीखा था और ये भी देखा था कि लेंस या दर्पण, गोलीय दर्पण या लेंस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। और वहाँ पे हमने ये भी सीखा कि यह सारी प्रक्रिया प्रकाश की किरणों के आपस में कहीं पे मिलने के कारण होता है। इस प्रकार से वहाँ पे उन वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात थी कि हम वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं। संभवतया इसका उत्तर हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, पिछले अध्याय में जान चुके हैं। वह हम देख पाते हैं प्रकाश के कारण। किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में पहुंचती है तो हम उनको देख पाते हैं। अब मेरी बात का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए। वहां पे भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, पिछले अध्याय के वीडियो में, कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। आप अपनी नोटबुक में भी इस तरह के उत्तर लिख सकते हैं। वो आपको स्वयं अपनी नोटबुक में लिखने हैं और बाद में जब उत्तर बताए जाएं तो आप उसको देख लें कि आपने उत्तर उसका ठीक लिखा था या कुछ गलती है। तो इस तरह का सेल्फ असेसमेंट अपने आप भी करते रहें। तो मैं आपको अब बताऊं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, वह है प्रकाश, और दूसरी चीज का नाम है आंख। हमें आंखें चाहिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए। हम आंखें बंद करके किसी वस्तु को, किसी आवाज को सुन सकते हैं, हम उसके आने वाली सुगंध को सूंघ सकते हैं, हम उसको हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं, हम उस वस्तु के बारे में काफी हद तक बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे पास हमारा जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय हो जाती है आंख। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से ही हम लगभग हमारे दैनिक कार्य पूरे कर सकते हैं। कहीं आना जाना हो, कुछ देखना हो, कहीं पे भी तो सारा आंखों की सहायता से हम आसानी से कर पाते हैं। सोचिए, आपके अगर हमारे शरीर में आंखें नहीं होती, ये ज्ञानेंद्रियां नहीं होती, तो क्या हम ये सारे कार्य कर पाते? तो संभवतया आपका उत्तर होगा कि अगर ये ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हम नहीं होती तो हम ये सारी चीजें नहीं देख पाते। और क्योंकि अध्याय का नाम आप जान ही चुके हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर मानव नेत्र की बात करें और रंग बिरंगा संसार की बात करें तो मानव नेत्र हमारी आंखें हैं और रंग बिरंगा संसार है किसके कारण? वो इन्हीं आंखों के कारण है। आंखें इस रंग बिरंगे संसार को देखने में हमारी सहायता करती हैं। मनुष्य के अंदर दो आंखें होती हैं जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं। ये दो आंखें, इन्हीं को हम नेत्र कहते हैं। आंख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु इसके पर्यायवाची हैं। किसी भी नाम से लिखे दिखाई दे तो आप ये देख सकते हैं। इंग्लिश में इनको आई कहा जाता है, ह्यूमन आई। तो आइए इस अध्याय के शुरुआत में ही हम ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, एक चीज अवश्य ध्यान रहे कि मानव नेत्र जो 10वीं कक्षा की विज्ञान विषय का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार इस पे पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें। हाँ, एक बात और कि इसके चित्र को बनाने की प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ करनी है। तो इसका चित्र भी बनाएं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए अब मानव नेत्र को देखते हैं कि मानव नेत्र है क्या, किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो यहां पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह मानव नेत्र का चित्र है। यहां पे इस प्रकार से यही चित्र आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया ही चित्र है, जो एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक है या एससीईआरटी की जो अपनी टेक्स्ट बुक है, जो भी बोर्ड की आपकी टेक्स्ट बुक है उसी से लिया गया यह चित्र है। तो इस तरीके से आपको मानव नेत्र का जो चित्र है वो बनाना है। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह चित्र किस प्रकार से बनता है, इसके सब विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, वे सारे अंग हमारी सहायता कैसे करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए। तो देखिए, यह जो पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह मानव नेत्र का चित्र है। यह एक गोलाकार संरचना है, आप देख सकते हैं यह लगभग गोल है।
अब यहाँ पे अलग अलग भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भाग कौन कौन से हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे चित्र पूछा जाता है, विभिन्न भाग और उनके कार्यों का वर्णन पूछा जाता है। तो आप पहले चित्र बनाएंगे और उसके बाद उन कार्यों का, उन भागों का अलग अलग कार्य क्या है, किस प्रकार से वो सारे कार्य करते हैं, उसके बारे में भी लिखेंगे। अब चलिए समझते हैं इनको। देखिए, मानव नेत्र जो है वो एक कैमरे की भांति ही काम करता है। जैसे आप मोबाइल का कैमरा करें या आपका घर में फोटो लेने के लिए कोई भी कैमरा है, उसी तरह से मानव नेत्र भी काम करता है। वहां पे भी उसी प्रकार से चित्र बनते हैं जैसे कि आपके कैमरे के अंदर चित्र बनते हैं। जैसे फोटो बनती है वैसे ही हमारे आंख के अंदर भी वैसी ही फोटो बनती है। उसकी प्रकृति कैसी होगी वो आप पिछले जो अध्याय था हमारा उसमें भी जान चुके हैं। यहां पर भी हम देखेंगे कि जो चित्र बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी और वो चित्र कहां पे बनेगा। हमारी आंख का जो छोटा सा गोला है इसके अंदर वो चित्र कहां पे बनता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, यहां पे यह गोलाकार संरचना है, इसका अंदर प्रकाश आता है, प्रकाश इस हिस्से से आता है और यहाँ पे जो दृष्टिपटल आपको दिखाई दे रहा है ये, इसके ऊपर बनता है चित्र। तो देखिए, दृष्टिपटल पर इसको रेटिना भी कहते हैं। दृष्टिपटल को रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। रेटिना हो या दृष्टिपटल हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो रेटिना या दृष्टिपटल के ऊपर चित्र बनता है, यहां से प्रकाश आता है और जो चित्र बनेगा वो यहां पे बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे और हिस्से काम करते हैं वो समझते हैं। तो ये ध्यान रखें, यह पार्ट, यह हिस्सा दृष्टिपटल या रेटिना है जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली, ये पतली सी झिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये प्रकाश एक पतली सी झिल्ली होती है हमारी आंख के ऊपर। जो सामने का हिस्सा होता है, जो आपने देखा होगा कि आंख के अंदर एक छोटा सा, बिल्कुल बीच में, आंख के बीच में एक काला सा हिस्सा होता है छोटा सा, उसकी बात है। जो आपको नीला नीला या रंगों अलग अलग हो सकते हैं आंखों के, तो वो जो हिस्सा है उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। वो हिस्सा यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं, वह उभरा हुआ हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे है। इस हिस्से से होकर प्रकाश अंदर जाता है। यह एक पतली झिल्ली होती है, बिल्कुल पतली, इतनी पतली कि इसके अंदर से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। इस पतली झिल्ली को, जो यह पतली झिल्ली ऊपर बनी हुई है, प्रकाश की पतली झिल्ली, इसको हम कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये ध्यान रखें, नाम मैंने बताया, एक हो गया कार्निया और दूसरा हम कह सकते हैं यहां पे स्वच्छ मंडल। कार्निया या स्वच्छ मंडल दोनों एक ही बात है। तो यह स्वच्छ मंडल जो पतली झिल्ली है, इसमें से प्रकाश अंदर की तरफ जाता है। यह नेत्र का जो गोला है, यह गोला इसके बाहरी हिस्से या अग्रभाग के ऊपर होता है, सबसे बाहरी भाग के ऊपर। और यह ध्यान रखें, यह हिस्सा जो पतली झिल्ली है या कार्निया है, यह पारदर्शी होता है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया दृष्टिपटल के बारे में, दृष्टिपटल लिखें तो वहां पे आप इसका वर्णन करते हुए लिखें कि इसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है प्रकाश। उसके बाद आप लिखेंगे स्वच्छ मंडल या कार्निया के बारे में। कार्निया के बारे में क्या लिखेंगे कि यह सबसे अग्रभाग में होता है, यह एक पारदर्शी पतली झिल्ली है जिससे होकर प्रकाश आंख में जाता है, आंख में पहुंचता है। अब उसके बाद जो नेत्र का गोला है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। तो यह आकृति लगभग गोलाकार आकृति का है। इसका व्यास, जो आंख आपको दिखाई दे रही है, देखिए इस चीज के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखें, एक होता है व्यास, एक होता है त्रिज्या। आप में से कितने बच्चे यहां पे लिख सकते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? ये चीज आप लिखने की कोशिश करें, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं आप। तो ये चीज ध्यान रहे, यहां पे व्यास लिया गया है, त्रिज्या नहीं ली गई है। और हिंट के लिए मैं बता दूं, त्रिज्या अर्धव्यास होती है। अब आप लिख सकते हैं उसका आंसर यहां पे। तो चलिए देखते हैं, जो इसकी यह व्यास है, जो ये हमारे पास जो गोला है, जो नेत्र गोलक जिसको बोलते हैं, इसका व्यास, ये चीज ध्यान रखिए, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3, लगभग कहा गया है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका व्यास जो है वो बदलता रहता है, तो इस वजह से लगभग कहा गया है, क्योंकि छोटी बड़ी आंखें भी हो सकती हैं, उसी के अनुसार कुछ इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि 2.3 सेंटीमीटर लगभग इसका व्यास होता है। चलिए, ये गोले के बारे में हुआ।
अब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का भाग, अधिकांश भाग हम यहां पे कहें, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अपवर्तन जो भी होगा वो कार्निया का बाहरी पृष्ठ। कार्निया का बाहरी पृष्ठ कौन सा है? ये वाला बाहरी पृष्ठ है। इसी के ऊपर जो अपवर्तन वगैरह होता है, जो भी अपवर्तन मैंने बताया था, प्रकाश की किरणें जब किसी के माध्यम के अंदर से गुजर जाती हैं और तो वहां पे अपवर्तन होता है। परावर्तन में तो टकरा के वापस चली जाती हैं, अपवर्तन अंदर जा रही हैं, तो इसका मतलब यहां पे अपवर्तन हुआ। अब यहां पे इस प्रकार से इसके अंदर प्रकाश जाएगा, और अभी मैंने बताया कि अपवर्तन इसी हिस्से के ऊपर होता है। कोई पूछ ले बाई चांस आपसे, पता तो होना चाहिए कि अपवर्तन कहां पे होता है आंख का, क्योंकि पहले आपने अपवर्तन पढ़ा, फिर अब हम आंख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपवर्तन ध्यान रखिए, आंख के जो बाहरी हिस्सा, सबसे बाहरी हिस्सा मैंने बताया था कार्निया होता है, तो अपवर्तन जो होगा वो कार्निया के ऊपर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब अपवर्तन कार्निया के ऊपर हो गया। उसके बाद जो क्रिस्टलीय लेंस, जो यहां पे ये जो लेंस है, ये अलग अलग रखी वस्तुओं को, इसके अंदर से प्रकाश जाएगा, और ये अलग अलग दूरी के ऊपर रखी वस्तु, क्योंकि आंख के पास यहां पे भी हो सकती है वस्तु, कोई वस्तु बहुत दूर हो सकती है। आपने देखा भी होगा कि हम कभी यहां की वस्तु को देखते हैं, कभी वहां की, या आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे, आप एक बार रूम में देखते हैं, आपकी किताब की तरफ देखते हैं, या बाहर पेड़ों को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, पहाड़ियों को देखते हैं, इस तरह की दूर दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो इसका मतलब हमारी आंखें हर बार उस जगह पे फोकस हो रही है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब तो तभी बनेगा जब वो फोकस होगी। अब तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहीं ना कहीं, जो फोकस लेंस, जो आंख का जो लेंस है, वो अपने आप की फोकस दूरी बदल रहा होगा, तभी उसका प्रतिबिंब हमेशा वो दृष्टिपटल के ऊपर बना सकता है। दृष्टिपटल के ऊपर मैं एक बार समझाता हूं यहां से, हमें वस्तु तब ही दिखाई देगी जब उसका प्रतिबिंब इस दृष्टिपटल के ऊपर बनेगा। और दृष्टिपटल पे बनने का मतलब लेंस को अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसका प्रतिबिंब वो हमेशा यहां बनाए। अब बस प्रतिबिंब हमेशा यहां बनाने का मतलब यह हुआ कि जो प्रकाश, जो यहां पे ये जो लेंस है, जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे क्रिस्टलीय लेंस। तो ये जो क्रिस्टलीय लेंस है, इसका जो क्रिस्टलीय वर्ड मैंने यूज किया है, ये ध्यान रखिए, क्रिस्टलीय लेंस है। जो क्रिस्टलीय लेंस है उसका फोकस बदलता रहता है, उसका फोकस फिक्स नहीं है, उसकी फोकस दूरी फिक्स नहीं है। फोकस दूरी फिक्स ना होने का मतलब ये हुआ कि जिस गोले से, क्योंकि उत्तल लेंस है ये, तो उसके गोले का व्यास भी लगातार बदल रहा होगा या बदलता रहता होगा। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे चल के चर्चा करेंगे। तो इस वजह से फोकस दूरी चेंज होती रहती है। उसके बाद कार्निया, ये रहा हमारा कार्निया, ये कार्निया था। उसके पीछे की जो संरचना है, ये जो संरचनाएं हैं, यह पेशियों का, मांसपेशियां जैसे होती है उसी तरीके पेशियां हैं। यहाँ पे जो पेशियां जो होती कार्निया के पीछे, जिसको परितारिका कहते हैं, तो ये परितारिका है। परितारिका जो ये पेशीय डायफ्राम है, डायफ्राम का मतलब एक चक्कर बनाएगा आंखों के चारों तरफ इस तरीके से, जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको भी मैं आप डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये हमारा परितारिका है, ये पेशियां हैं संभव, जो यहाँ पे जो ये है, ये आपको दिखाई दे रही चित्र के अंदर, ये पेशियां हैं। तो यह एक डायफ्राम की फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या करता है, इसका काम क्या है, यह पुतली के साइज को कंट्रोल करेगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो कई बार आपने प्रकाश के अंदर देखा होगा कि जब आप एकदम तेज रोशनी के अंदर होते हैं तो आपको जो चीजें हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एकदम से जब आप अंधेरे कमरे के अंदर जाते हैं तो आप वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाते, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वहां पे क्या हो रहा है, कभी आपने ध्यान देने की कोशिश की? तो अब की बार ध्यान दीजिएगा। आपने एक मित्र के साथ यह आप कर सकते हैं, उसको एक बार आप जाके देखिए, जब वो बाहर कमरे के बाहर खड़ा हो, धूप में, आपको सूरज की तरफ नहीं देखना है, बाहरी चीजों को भी आप देखेंगे, जिस तरफ धूप है उस तरफ की चीजें को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके आंख की जो बीच की पुतली है, जो आपको बीच में काला काला नजर आता है, गोल गोल सा, उसके साइज को आप ध्यान से देखिए, वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। और जब आप उसी साथी को एक बार फिर अंधेरे कमरे में लेके जाइए, या जहां पे रोशनी कम हो वहां लेके जाइए, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसके पुतली का साइज बढ़ गया है। क्या हो रहा है वहां पे जो पुतलियां हैं, उसके जो मैंने अभी बताया, वहां पे वो कंट्रोल हो रही हैं। क्यों कंट्रोल हो रही हैं? क्योंकि हमारी आंखों के अंदर एक निश्चित मात्रा में प्रकाश पहुंचना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो पुतली का साइज है वो लगातार बदलता रहता है। और वो कौन करता है? वो यही पेशियां करती हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसको हम परितारिका कहते हैं। तो वो उसको कंट्रोल कर रही हैं।
बाहर छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि दरवाजा उसने छोटा खोल दिया। आप सोच सकते हैं इस चीज से कि एक खिड़की है, आप उसको बड़ा सा खोल देंगे तो ज्यादा रोशनी आएगी, खिड़की को कम खोलेंगे तो रोशनी कम आएगी। तो इसका मतलब जो हमारी आंख की खिड़की है, परितारिका की सहायता से जो पुतली है उसको उसने कंट्रोल कर लिया। कम खोला जब वो ज्यादा प्रकाश के अंदर थी, और ज्यादा खोल दिया जब उसको अंधेरे के, क्योंकि वहां पे हमारी आंखों में आने वाला प्रकाश कम है, परंतु चित्र बनने के लिए, स्पष्ट चित्र बनने के लिए प्रकाश की मात्रा की हमें ज्यादा आवश्यकता है, तो इस वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, आप इस चीज को ऑब्जर्व करके देखें अपने साथियों के साथ, क्योंकि क्लासरूम में भी आप देख सकते हैं, स्कूल में भी आप देख सकते हैं। स्कूल में क्लास से बाहर जाएं तो एक बार उनकी आंखों को नोट करने का प्रयास कीजिए, और जब आप अंदर आते हैं तब उनको देखने का प्रयास कीजिए। उसके लिए आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली भी दिखाई दे जाएगा, कहीं पकड़ के यूं को मैं तेरी आंखें देख रहा हूं सपुतली का, वो आप आम तौर से भी दिखाई देता है। इसके अलावा भी आपने एक चीज देखी होगी कि और भी ज्यादा रोशनी होती है तो आंखें आप बिल्कुल ऐसे बंद कर लेते हैं। वो क्यों? वो प्रकाश को कंट्रोल, या एकदम से आपने देखा होगा अंधेरे के अंदर जब आप खड़े हैं और आपको एकदम से रोशनी सामने आ जाए तो सब कुछ चुंधिया जाता है आंखों के सामने, हम हाथ इस तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम से ज्यादा प्रकाश जा रहा है, और ज्यादा प्रकाश जाएगा तो आंखों के पीछे जो आंख के अंदर जो चित्र बनता है वो सही नहीं बन पाएगा। तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करती है। चलिए आगे समझते हैं आंख के बारे में। तो देखिए यहां पे ये परितारिका थी, परितारिका के बारे में मैंने बताया अभी आपको, जो पुतली के साइज को कंट्रोल करती है। अब उसके बाद अभिनेत्रक लेंस, जो ये है, ये हमारा अभिनेत्रक लेंस है, जिसको हम क्रिस्टलीय लेंस भी कह रहे हैं। तो ये किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा बनेगा, वह उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, एक बार इसके बारे में आप जरूर लिखिए। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के कारण बनने वाले प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, और वास्तविक बनेंगे तो उल्टे बनेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बन रहे हैं वो उल्टे बन रहे हैं। कमाल की बात है, थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं इस चीज से, या अचंभित भी हो सकते हैं, यानी कि हमें जो जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो उल्टी हैं। जो चित्र बन रहा है, क्योंकि लेंस ने तो उसका चित्र उल्टा बनाना है तो वो उल्टी बनती है। तो इस तरीके से जो चित्र बन रहा है हमारे आंख के पीछे वो उल्टा बन रहा है, क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना रहा है यहाँ पे। तो ये चीज आप ध्यान रखें। रेटिना, एक जो रेटिना है हमारा, जो अभी अभी मैंने आपको बताया दृष्टिपटल कहते हैं, या जिसको हम रेटिना कह रहे हैं, वो जो रेटिना है वो एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। झिल्ली, अब ये वर्ड आपके सामने कई बार कौतूहल का विषय हो सकता है कि ये झिल्ली का मतलब क्या होता है। कई जगह पे आप पढ़ते हैं, आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा झिल्ली के बारे में। झिल्ली का मतलब एक बारीक सी लेयर, बिल्कुल पतली लेयर, जैसे आप प्याज के ऊपर से एक छिलका अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से नहीं, बाहर वाला छिलका अलग होता है, उसके अंदर से जो सफेद सफेद सा आप छिलका निकाल सकते हैं, वो बारीक सी बिल्कुल पतली सी परत बनती है, जिसको हम झिल्ली कहते हैं। इसी तरीके से हमारे आंख के अंदर भी जो रेटिना है, जिसको हम दृष्टिपटल कह रहे हैं, वो एक पतली सी झिल्ली है। तो इसका मतलब यहां पे ये कोई पतली सी झिल्ली है इस टाइप से। इस झिल्ली के ऊपर ही सारे प्रतिबिंब बनते हैं जो अभिनेत्रक लेंस बनाता है। अब यहां पे झिल्ली के अंदर होता क्या है, देखिए ऐसी सेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव प्रकाश सुग्राही जिसको कह सकते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो उसको डिटेक्ट कर सकती हैं, जो उसको, जैसे हमारी नाक सूंघ सकती है वैसे ही ये प्रकाश को देख सकते हैं। प्रकाश के लिए डिटेक्टर है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि ये डिटेक्ट कर सकती हैं, उस चीज को भांप सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। तो प्रकाश सुग्राही बोलते हैं ऐसी चीजों को। तो यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं का बना हुआ होता है। जो झिल्ली मैंने बताई, रेटिना पटल जो बताया, वो बहुत बड़ी संख्या, बहुत ज्यादा संख्या में, जैसे आपने सुना होगा ना कैमरे के अंदर आजकल सभी स्टूडेंट्स, इवन तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे भी जानते हैं पिक्सल के बारे में, मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड सो ऑन। वो पिक्सल्स क्या है, वो संख्या बता रहा है वहां पे। 5 मेगापिक्सल का मतलब 5 मेगा पिक्सल्स एक जो सुग्राही जो मैंने बताया अभी, इसी तरीके से प्रकाश सुग्राही जो एक छोटा सा सेंसर है उसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारे आंख के अंदर भी ऐसे ही है। तो वो बहुत सारी संख्या में होती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत, जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपको प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये क्या करती हैं,
ये जो यहाँ पे जो प्रकाश पहुंचेगा उसका चित्र बनाएंगी, और चित्र बनाने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या विद्युत सिग्नल के अंदर बदल देती हैं। अब इन विद्युत सिग्नल का क्या होगा, क्या हमें करंट नहीं लगेगा, वो इतना ज्यादा तेज नहीं होते कि हमें करंट लगे। और दूसरा, सीधी सी बात है, जब विद्युत सिग्नल बनेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई तार भी बनाई होगी जो उन सिग्नल को लेके जाएगी। अब वो तार कहाँ पे है और कहाँ जाती हैं, आइए समझते हैं इस चीज को भी। तो देखिए, यहाँ पे ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न होंगे, और ये विद्युत सिग्नल जाने चाहिए हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि जो काम करता है, जो देखने का, सुनने, सारी संरचनाएं, ये सारी चीजें आपने पढ़ चुके हैं कि वो हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं ये जाके फिर लास्ट में कहां पे इकट्ठा होती है सारी सूचनाएं, वो मस्तिष्क के अंदर होती हैं। तो इसी प्रकार से जो ये विद्युत सिग्नल बनेंगे वो आंख के अंदर से कहां तक जाएंगे, हमारे दिमाग के अंदर। प्रोसेसर जो है सारा काम करता है, उस दिमाग के अंदर वो जब सिग्नल्स जाएंगे तब पता चलेगा हमें कि ये वस्तु कैसी है, कैसे दिखती है, कैसा है। तो इसका मतलब सूचनाएं, जब आपने देखा होगा, आप बता रहे हैं कि ये रंग काला है, ये रंग काला काला कहां से आया, ये रंग लाल है, ये नीला है, ये लाल नीला, ये कौन बता रहा है, ये हमारा दिमाग बता रहा है, आंखें नहीं बता रही। आंखें तो सिर्फ उसको देख रही हैं, सिर्फ महसूस कर रही हैं, उनको नहीं पता ये लाल है काला है। लाल काला जो डिफरेंस करना है, जो उनके बीच में अंतर पैदा करना है, वो हमारा दिमाग अंदर पैदा करता है। तो वो सिग्नल कहां पे जाएंगे, आंख में से होते हुए कहां पे जाएंगे, यहां पे ये दृक् तंत्रिका जैसे दिखाई दे रही है, ये उन सब सिग्नल को ले जाने के लिए होती हैं, जो दिमाग तक उन सिग्नल्स को पहुंचाती हैं। तो ये दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये है वो तारों का गुच्छा, जहां से आप जरूरी नहीं, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई आपको लाइनें दिखाई नहीं दे रही, तो आप इस तरीके से लाइनें पतली पतली यहाँ पे बना सकते हैं, तो वो भी एक समझने के लिए इजी रहेगा आपके। तो वो वहां पे इस तरीके से सूचनाओं को पहुंचाती हैं। चलिए, अब कोई भी वस्तु को हम कई बार नहीं देख पाते, आंखें खराब हो जाती हैं, ये कहते हैं ना कि तेरी आंखें खराब हैं, उसकी आंखें खराब हो गई, ये चीज हो गया। तो कहां पे, कैसे, यानी कि अगर दृष्टि में किसी भी प्रकार की बाधा आए, हम देख ना पाए, तो वहां पे हम कहते हैं कि आंखें खराब हो गई। कहां पे खराब हो सकती हैं, क्या खराब हो सकता है आंखों के अंदर? देखिए, आंख में सबसे पहले प्रकाश की एंट्री कहां पे होती है, सबसे बाहरी हिस्सा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्वच्छ मंडल जिसको कहा था, जिसको हमने कार्निया कहा था, कार्निया के अंदर। तो इसका मतलब कार्निया से लेकर के अगर दिमाग तक जब तक सिग्नल जाते हैं, उसके किसी भी हिस्से में गड़बड़ आ जाए तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, हमें चीजें अच्छे से दिखाई, वस्तुएं जो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। क्या होना चाहिए, तो क्या करें, तो अपनी आंखों की देखभाल करें, कुछ भी करें संभाल के रखें। अब मैंने बताया कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो एक प्रकार का पारदर्शी है। आप क्या करते हैं, आंखें साफ नहीं करते, कई बार कई बच्चे इस तरह के होते हैं, वो आंधी आ गई तो वो आंखों को रगड़ देते हैं। रगड़ना नहीं चाहिए। क्यों, आप कांच के ऊपर भी रेत लगाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर स्क्रैच हो जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा। यही आंखों के साथ होता है, उसके ऊपर निशान हो जाएंगे तो फिर चीजें धुंधली दिखाई देने लग जाएंगी। तो इसलिए कभी भी आंखों के साथ इस तरह गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। कभी भी आंखों को रगड़िए मत, क्या कीजिए, पानी से धो लीजिए या थोड़ा सा रो लीजिए, दोनों एक ही बात है। रोने से भी क्या हो रहा है, पानी आएगा आंखों में, वो क्या करेगा, चीजों को बाहर निकालेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आंख में कुछ भी गिर जाता है तो क्या होता है, तुरंत पानी आता है। वो क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आंख का लेंस इतना सेंसिटिव है, उसको खराब नहीं होने देना है, तो इस वजह से वो आता है। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी आंखों को रगड़िए मत, उनको संभाल के रखिए, बहुत संभाल के। ताउम्र काम लेना है, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हमें उनसे काम लेना है, तो इसलिए उनको संभाल के रखें। तो इस वजह से हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, आंख के लेंस में गड़बड़ आ जाए। जो क्रिस्टलीय लेंस है, मैंने बताया कि क्रिस्टल के बना हुआ होता है, वहां पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड टाइप से हैं, एक टाइप से हम कह सकते हैं उनको। तो वो क्या कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर जो उसका क्रिस्टलीकरण है, बेसिकली हम कह दें उसका लचीलापन है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर आंखें समंजन क्षम, जो उसका लेंस का जो मैंने बताया था साइज बढ़ता घटता रहता है, वो नहीं होगा तो हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, कभी दूर की वस्तुओं को नहीं, कभी नजदीक की वस्तुओं को नहीं। तो चश्मा लगाएंगे आंखों के ऊपर। क्या करना चाहिए कि आंखों के उस लेंस की भी सहायता, तो आप विज्ञान की किताब के अंदर ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं कि आपको एक संतुलित आहार खाना चाहिए, वहां पे संतुलित आहार लेना चाहिए, ताकि उस लेंस के अंदर लचीलापन बना रहना चाहिए। ज्यादा तेज रोशनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, और ज्यादा गहरे अंधेरे की तरफ भी हमें पढ़ाई वगैरह ज्यादा आंखों के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए। लेट के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, और मोबाइल से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पढ़िए जरूर, पढ़ते वक्त लीजिए, बाकी चीज़ों के लिए उसको छोड़ दीजिए। विज्ञान की कक्षा वहाँ पे आपको ज़रूर अटेंड करनी है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, पर एक टाइम के बाद, और अपनी नोटबुक के अंदर उसके नोट्स बनाइए, फिर उसको पढ़ते रहिए।
तो इस तरीके से हम आंखों की अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो, कई बार आंख में चोट लग जाती है तो आंख का लिक्विड बाहर आ जाएगा, जो बीच में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये भी बाहर आ गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वस्तुएं दिखाई नहीं दे पाएगी। तो ये है इसका कारण। तो यहाँ पे ये कारण हो सकता है आंखों के खराब होने का, इनमें से किसी भी चीज में गड़बड़ आ जाए तो आंखें आमतौर से जो है वो खराब हो सकती हैं। तो ये सारा इसके कारण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो था आपका जो आंख का था, जो इसको कहा गया, तो द्रव मैंने बताया था यहाँ पे जो नीले रंग का होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा कई बार जब आप तुरंत प्रकाश की तरफ देते हैं या किसी चीज की तरफ देखते हैं तो आपको वस्तुएं नीली नीली, आंख बंद करके भी देखेंगे तो नीली नीली, या उसके बाद कुछ देर तक वो चित्र बना रहता है। वो किसके कारण है? वो इसी कचाप द्रव के कारण है। वो इस द्रव के अंदर चित्र बना रहता है क्योंकि इसके अंदर से प्रकाश होकर आंख तक गुजरता है। तो ये आंख, वो कहते हैं ना आंख फूट गई, आंख फूट गई का मतलब आंख फूट गई तो इसमें से द्रव निकल जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। तो इस वजह से ये आप ध्यान रखें, प्रकाश के लिए या आंखों के लिए ये चीजें बनाए रखें। चलिए अब हम बात करते हैं समंजन क्षमता की। अब समंजन क्षमता क्या होती है? देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि निकट की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस अपने आप को क्या करता है, जो पक्षमाभिपेशियां जो है उसके कारण जो अपनी मोटाई में लगातार वो रूपांतरण करता रहता है, बदलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन, आंखों का अकोमोडेशन, वहां पे जो चित्र बनाना है जो आंख का, वो आपने भी देखा होगा कैमरे से आप करते हैं, फोकस करते हैं तो उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप इस तरीके से दबाते होंगे तब वो उसके ऊपर फोकस हो जाता है। तो आंखें कहां पे फोकस हो रही हैं उसके लिए जो लेंस है वो काम करता है। आप एकदम से अभी भी करके देख सकते हैं, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं तो एकदम से आंखें हटाई और कोई दूसरी चीज देखने की कोशिश कीजिए तो आपको देखेंगे कि कुछ के लिए कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए टाइम लगता है। तो इसका मतलब वो किस में लगा? वो लेंस को एडजस्ट होने में लगा। तो वो समंजन करता है। इस तरह का चित्र का जो बनाना होता है, जो अंतिम प्रतिबिंब, जो फाइनल इमेज बनती है, उसके लिए आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो बनती है वो होती है हमारी समंजन क्षमता। तो ये समंजन क्षमता होगी। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो ये तो था हमारा इसके बारे में। अब बात करते हैं हम समंजन क्षमता के बारे में। ये होती है समंजन क्षमता, यानी कि जो द्रव है वो जलीय अभिनेत्रक लेंस रेशेदार जलीय द्रव पदार्थ का बना होता है, जो मैंने अभी अभी बताया। तो वो क्या करता है? उसको समंजन करता है, इकट्ठा करने का, वहां पे पेशियां सिकुड़ती हैं और इस तरीके से वो लेंस से काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो ये है समंजन की। आप डेफिनेशन लेना चाहें तो यहां से सिंपल से ले सकते हैं। अभिनेत्रक लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसको वो क्या कहलाती है? समंजन। तो यहां से समंजन की परिभाषा निकल के आती है हमारे सामने। अब देखिए कितनी आमतौर से वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, सुस्पष्ट देखने के लिए, हम उसको साफ तौर से देख पाए। आप खुद करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, अपने हाथ को यूं करके देखिए और कहां तक आप उसको सुस्पष्ट, जिसमें आंख को जोर ना लगाना पड़े, आप बिल्कुल यूं करके देखेंगे तो हो सकता है आपको दिखाई भी दे जाए, परंतु उसमें जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी आंखों के। जब बिल्कुल आराम से आपकी आंखें रिलैक्स रूप से किस तरीके से इतनी वस्तु को देख पाते, एक बार वो निकालने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए वो दूरी कितनी है। तो आप पाएंगे कि वो दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। तो इसका मतलब जो सामान्य दृष्टि है, जो सामान्य आंखें हैं, उसकी जो समंजन क्षमता है आमतौर से ठीक ठाक देखने की, वो लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। तो यह निकट बिंदु, यहाँ पे निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में भी एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं किस दूरी के ऊपर? लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इतने निकटतम हम उसको देख सकते हैं। और दूरतम यानी कि कहां तक दूरी तक देख सकते हैं? अब दूरी की बात करें तो हम, आपने देखा होगा कि हाँ ठीक है ये बात मैंने आपकी मान ली, पर मैं दूर के पेड़ों को देख पाता हूं, मैं दूर की पहाड़ों को देख पाता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूरी कहां तक हुई? अनंत तक। तो जो लेंस की क्षमता की बात करें तो वह देखने में निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर तक बनता है, परंतु दूर बिंदु की बात करें तो वो अधिकतम दूरी इनफाइनाइट या अनंत तक हो सकती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए जो लेंस की क्षमता के बारे में है वो चीजें। अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, एक जरूरी बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके आंखें कुछ समय के बाद साफ नहीं देख पाती, उनको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो कारण क्या है? और कई बार देखा होगा कि उनका जो बड़े बुजुर्ग आपने देखे होंगे, काफी बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं, तो उनकी आंखें भी देखेंगे आप दूधिया हो जाती हैं, नीली नीली सी और दूधिया सी हो जाती है, सफेद सफेद सी।
तो वो क्या है? वो मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या है, जो क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला जब हो जाता है तो उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। किसके कारण होता है? वह होता है किसी कमी के कारण, किसी आंख के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी कमी हो सकती है, उसके कारण वो मोतियाबिंद हो सकता है। अब क्या मोतियाबिंद फिर ठीक हो सकता है? देखिए है मेनली वो लेंस में गड़बड़ के कारण। तो क्या वो ठीक हो सकता है? हाँ, उसको ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। आजकल ऐसे उपचार हैं। तो आप देखें इस तरह का, और उनको दृष्टि वापस लाई जा सकती है। तो आप इस तरह का देखें, अपने बुजुर्ग घर में जो भी हो उसका ऑपरेशन आप करवा के आंखें ठीक कर सकते हैं। वेल, अब यहां पे तक हमने पढ़ा आंख के बारे में, कैसे काम करती है, कैसे वो सारी चीजें हैं। आगे कल हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जैसा अभी यहाँ पे बताया था कि चश्मे लग जाते हैं, तो उन चश्मे लगने वाली स्थिति को भी हम देखेंगे कि किस स्थिति में चश्मे लगते हैं, कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, दूरदृष्टि दोष कौन से होते हैं, आंखों के अंदर दोष कैसे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, इस चैप्टर में से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए आपको कोई भी वीडियो इस लेसन का मिस नहीं करना है। अब तक के लिए धन्यवाद।